हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैन स्टील टीवी। आपका होस्ट आपका दोस्त मानव है। सो बहुत दिनों बाद आज हम लोग वापस से आ रहे हैं। एक्चुअली में मेरे थोड़े मेडिकल रिपोर्ट्स भी थोड़ी इधर उधर हो रही थी और साथ में मतलब मैं स्टेबल होने के लिए मेरे बॉडी भी टाइम लगा था। एंड सो वर्क लाइफ बैलेंस वाज आल्सो बिट ऑफ कंसर्न। सो इस वजह से मैं हम लोग आ नहीं पाए, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट आई वॉज रिसर्चिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो और मैंने बोला था जैसे कि मैं वॉर के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। व्हाट इज़ वाई वॉर इज़ नीडेड, वाई एंड टाइप्स ऑफ वॉर, मतलब क्यों इम्पैक्ट, क्या कंसिक्वेंसेस। और मतलब एक माहौल बन गया था देश में इस तरीके का कि मतलब हमारे देश में, इंडिया में, जहाँ पर अभी पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो मतलब इस तरीके से मतलब कन्फ्लिक्ट जो हुआ दोनों देशों के बीच में, फिर इंडिया ने जो रिटेलिएशन करा और मतलब उन्होंने जो रिस्पांस दिया, हमारी तरफ से जो स्ट्राइक हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये सब चीज़ें हुई। आई एम नॉट गोइंग टू पॉलिटिकल और एनी थिंग अबाउट, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट व्हाट्स हैपेंड, व्हाट्स हैपनिंग, अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट इन द प्रेजेंट टाइम, बिकॉज उससे मेरे को इतना मतलब नहीं है। मैं चाहता भी नहीं फालतू की चीज़ सोचना, फालतू नहीं, मतलब आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन दोज काइंड ऑफ टॉक्स। बट मैं इस चीज़ को लेके, मतलब वॉर को लेके, मैं एक साइंटिफिक वे में हम इसको थोड़ा लॉजिकल और रीजनिंग वे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि why the war is needed in a human civilization, and why all this connect to scientific way of human evolution, and why this is connected to our genetic evolution, why Darwin's theory, how all is this connected to our mental and psychological behavior, why this why war are needed, why interpersonal to intrapersonal, and going towards things like resources, and conflict going towards the resources, towards the country, towards the barriers, and all kind of hatred, that kind of thing we are going to talk about. शॉर्ट वे में हम जल्दी जल्दी बात करेंगे और इसको एंड करेंगे थोड़ा टेक्निकल वे में समझ के, एंड देन मैं इसमें कंसिक्वेंसेज में अपना टेक बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारा डाटा पढ़ा है ना, बुक्स भी पढ़ी, टीवी सीरीज भी देखी वॉर के ऊपर, है ना। मेरा पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है ना। वी आर सीइंग आवर साइड ऑफ स्टोरी, बट व्हाट्स देयर साइड ऑफ स्टोरी, है ना। इस तरीके का मतलब क्या आप किस मेंटल स्टेट से आप गुजरते हो, वो आप सिर्फ आप अपने साइड की स्टोरी को समझ सकते हो, बट दूसरे की साइड की स्टोरी को समझने के लिए आपको थोड़ा टेक्निकल आपको जाना पड़ेगा, इन डेप्थ कि क्या चल क्या रहा है। सो लेट्स मूव फर्दर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मैं बात करना चाहूँ सबसे पहले वाई, मतलब इसके लिए वाई वॉर इज नीडेड, द रूट कॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट। सो हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड, वाई सो अगर हम बेसिक, सबसे पहले हम बेस पे लेकर चलें तो इवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल फाउंडेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ए पॉइंट है, इस पे मतलब मैंने अपने पॉइंट्स मैंने जो रखूँगा मैंने अपने लिख लिए हैं हमेशा की तरह। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ट्रेट है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन का ट्रेट है, बेसिकली सिर्फ मंकीज़ और जो ये क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस एंड मंकीज़, चिंपांजीज एंड मंकीज़, ह्यूमंस एंड चिंपांजीज, जो होमोसेपियंस हैं, उनके अंदर ये ट्रेड्स पाए जाए गए हैं कि वी हैव कन्फ्लिक्ट इन आवर ओन टेरिटरी, इन आवर ओन नेबरिंग टेरिटरीज, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट दैट कुड बी अराइजेज। हम सेम स्पीशीज के अंदर हम लोग के अंदर ये कन्फ्लिक्ट देखा गया है इन ऑल एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम में अगर आप बायोलॉजिकली जाके देखेंगे इवोल्यूशनरी पर्पज से, तो कहीं पर भी आपको कन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा किसी भी एनिमल के अंदर। हाँ, दे कैन समटाइम्स फाइट फॉर द फूड, जस्ट बहुत नेसेसिटी। हम इस बात पे बात करेंगे, व्हाट्स द रूट कॉज। सो नेसेसिटी एक होता है, एक आपकी डिमांड, एक होती है डिमांड, एक होता है फुलफिलमेंट। सो नेसेसिटी जो है वो रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी बेसिक बीइंग की भी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको फूड
और जो मतलब फूड, हवा, पानी, जो हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट बोलते हैं, इसकी वजह से कोई सर्वाइव करना जिसका बहुत इम्पॉसिबल है। सो उस बेसिक रिक्वायरमेंट की वजह से एक जो एनिमल भी है, जो ह्यूमन भी नहीं है, वो भी अपने अपने दूसरे अपने सेम जो स्पीसीज के जानवर हैं उनके साथ कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाती है। ऐसा हम इवोल्यूशनरी हम देखते जा रहे हैं, देखते वो चेंजेस हो रहे हैं, वो ट्रेड्स एनिमल्स में भी हो रहे हैं। मतलब पहले हम सिर्फ होमो सेपियंस और चिंपैंजीज में देखते हैं, लेकिन हम आजकल क्या देखते हैं कि डॉग्स को अगर फूड नहीं मिलता है बहुत दिनों तक, तो बेचारे वो आपस में भी लड़ने लग जाते हैं। एंड सेम वे विद द अदर एनिमल्स एज वेल। सो दिस इज अ वेरी कंसर्निंग मैटर दैट evolutionary mechanism of all the beings are being changed by the interventions of all the human beings, or other resources which are being scarcerized in this on this planet. So हमें समझना पड़ेगा कि ये सबसे planet सबसे बहुत छोटा है और उसके resources भी बहुत limited है। So सर्वाइव करने के लिए, एवरी बीइंग को सर्वाइव करने के लिए शेयरिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो इस चीज़ का नेसेसिटी का सबसे बेस्ट what we can do is we can share those resources. We should think about as a civic person. We should हमारे अंदर एक civic sense होना चाहिए, हमारे basic sense होना चाहिए कि we should share. We should understand that we shouldn't waste the basic need. We shouldn't contaminate the basic needs. हवा पानी को हम contaminate कर रहे हैं, basic civic sense हम भूल चुके हैं बिल्कुल। That's the main thing we need to think about. मतलब जो सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आप उसी को ख़त्म कर दोगे तो आपका खुद का सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा, आप दूसरे बींग्स के सर्वाइवल को भी खतरे में डाल रहे हैं, और जो उस एरिया का जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है आप उस चीज़ को ख़त्म करने वाले हो। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि अब ये कंडीशन इतनी एक्सट्रीम होती जा रही है हमारे देश के अंदर कि इसके पीछे अभी आने वाले टाइम में जो मैं जो फियर करता हूँ, और जो बहुत से रिसर्चर्स भी इवन कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो इंडिया के अंदर इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज विच आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशूज विल गोइंग टू बी फाइटिंग द वॉर ऑफ बेसिक नीड्स। अभी हम लोग वॉर लड़ रहे हैं सिर्फ अपनी जो फुलफिलमेंट है, जो हमारे डिज़ायर्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए, डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, डिमांड्स तक पहुँचा है। लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे कि नेसेसिटी पे भी बात आ जाती है। मतलब कहीं पर ड्रॉट हो रहा है तो वहाँ पर लोग आपस में पानी के लिए भी लड़ते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग मैटर, बिकॉज वी शुड थिंक अबाउट द इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल well-being of this country, the planet. So planet is very much has a limited time span. 5 times it's already happened कि जो भी beings थे यहाँ पर वो 5 times मरे जिंदा हुए। हमसे ज़्यादा तो we haven't even lived 1/3 of the amount of time that dinosaurs have spent on this planet. So उसके कंपैरिजन में अगर हम देखा जाए तो डायनासोर्स की कोई औकात नहीं, तो हमारी क्या औकात होगी। So उससे भी पहले 4 बार ऐसा हो चुका है कि इस प्लैनेट पे 5, एंड दिस इज द 5th टाइम वी आर गोइंग टू हैपन दिस। एंड हमें बायोलॉजिकल वे में अगर हमें अपना टाइम एक्सटेंड करना है, हमें बहुत बेसिक नीड्स को हमें ये सोचना होगा कि हम कैसे शेयर कर सकें, उस बेसिक नीड को कैसे हम बचा सकें, हम और सारे बींग्स को कैसे बचा सकें। बिकॉज एक्सटिंक्शन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हम ह्यूमंस इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम एनिमल किंगडम को इतना ओवर एक्सपोज कर रहे हैं कि आप जान नहीं सकते उस चीज़ के बारे में, है ना। मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है। और हम जेनेटिकली हम क्या कर रहे हैं, हम फिर उनको वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए लगा के, और जो अभी स्केयर होने वाला है उसको नहीं बचा रहे हैं। मतलब जो जैसे आप 1 हॉर्न राइनो देख रहे हो, या फिर एक और जो हमारा अफ्रीकन राइनोज है, दे आर अबाउट टू गेट एक्सटिंक्ट, है ना। उनका डीएनए आप लेके अभी उनको बचा सकते हो, उनमें आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अब डायर वुल्फ को वापस से जिंदा कर रहे हो। व्हाट्स द पॉइंट इन दैट, है ना। सो दैट्स जस्ट अ बेसिक बिजनेस स्ट्रेटजी फ्रॉम अ कंपनी दैट्स वर्किंग ऑन जेनेटिक म्यूटेशन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। फिर हम बात करते हैं आगे कि मतलब उस एग्रेशन और जो बायोलॉजिकल एग्रेशन और ये जो इवॉल्विंग ट्रेट है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये फिर किस तरीके से आगे इवॉल्व हुआ है ना। ये अब इवॉल्व हुआ है और बींग्स के अंदर भी किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। जो कन्फ्लिक्ट जो हम और एनिमल बींग्स के अंदर देखते हैं, इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्हाट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचर हैव टोल्ड अस, कि जो डार्विन ने कहा था कि भाई जो सबसे फिट है, जो सबसे सशक्त है, जो सबसे पावरफुल है, वही सर्वाइव कर पाएगा। सो व्हाट्स आवर टेक, हम लोग सर्वाइव तो कर रहे हैं एज ए बींग्स, ह्यूमन बींग्स, बट देयर वुड बी अ टाइम दैट दीज बेसिक नीड्स विल ऑल्सो वी विल बी फाइटिंग अमॉन्ग आवर सेल्व्स।
जो मैंने बताया आपको कि हमारे ट्रेड्स ऐसे हैं कि हम आपस में लड़ते हैं फॉर द टेरिटरी, फॉर द रिसोर्सेज। सो वो चीज़ आगे और बढ़ती चली जाएगी। हम कंट्री बाउंड्रीज के लिए हम लोग लड़ते हैं। सो व्हाट्स द ensurety that we are not going to fight for the further for the resources, for taking out the resources of other countries as well, if ours are going to get extinct. So this is not you can't deny that. आप even मर भी रहोगे तब भी आप बचने के लिए कुछ ना कुछ करोगे ही। तो this is a thing, this is the necessity of the time। और अगर आपको उस चीज़ से बचना है तो आपको खुद लॉजिकली सोचना होगा इस बारे में। सो लैंग्वेज रोल होता है, यस देयर इज ए लैंग्वेज रोल। इवन आप रिसेंट टाइम्स में देख रहे हो, आप स्टेट्स के बीच में आप इतना अग्रेशन आ रहा है कि कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कर्नाटक में जाते हो आप, कन्नड़ा बोलने के लिए आपको फोर्स किया जाता है। महाराष्ट्र में आते हो मराठी बोलने के लिए फोर्स किया जाता है। नॉर्थ में आते हो तो यहाँ पर आपको फोर्स किया जाता है कि इस तरीके से वे में रहो, है ना, तमीज़ से रहो, ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो। बट इज इट नेसेसरी? इज इट नेसेसिटी? नो, इट्स जस्ट इज डिज़ायर, पीपल्स डिज़ायर, है ना। सो इट्स ए लैंग्वेज बैरियर जो हमने अपने साइकोलॉजिकल वे में हमने बना लिया है कि अगर ये आदमी लॉजिकली हमारे अकॉर्डिंग या हमारे सोसाइटल जो हमने लैंग्वेज जो हमने सोच रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर ये नहीं रहेगा हमारे पास, तो हम इसको डिनाई करेंगे, हम इससे लड़ेंगे, हम इससे कन्फ्लिक्ट करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस इन्वायरमेंट में, हम उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हम उसके साथ वॉर करेंगे, अननेसेसरी वॉर that will create tension between your mind and the person which is facing which you are getting him or her into trouble. So उसका भी हेल्थ नुकसान होगा और आपका भी। बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप स्ट्रेस करेंगे तो आपकी लाइफ स्पैन कम होगी। सो दिस इज़ द बेसिक ट्रूथ। अगर आप समझना चाहते हो तो समझिए, नहीं जानना चाहते हैं तो मत समझिए, आप जल्दी मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। दैट्स यू हैव टू डिसाइड। फिर अर्ली वॉरफेयर बिकम ए सिस्टमेटिक एंड सेटल लाइफ, है ना। जो अर्ली वॉरफेयर था कि जैसे मतलब मान लीजिए कि ड्रिवन बाय वेंजेंस, ड्रिवन बाय सर्टेन people like Alexander or Muhammad Ghazni or there are lot of rulers in the past which fought for the hatred, like Hitler, in imposing their or increasing their territory, imposing their culture, or making their territory big, and getting resources out of there to their nation. For all those kind of different causes, the war has been happened in the past, and this all driven by resources, vengeance and dispute and kidnapping. This all kind of murderous, even hideous crimes like murderous intentions to get some have some hatred regarding some certain religious group of people have certain conflict between different religious people. So leader come from that religious group and will try to take down the complete religious group of that like the Hitler itself. So आपने देखा है उसका किस तरीके से इस तरीके का मतलब उन्होंने जो मर्डरस और हिडियस क्राइम्स करे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। दैट वाज वेरी मच। सो आप वर्ल्ड वॉर 1 देखोगे, आप वर्ल्ड वॉर 2 देखोगे, दीज आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब किस तरीके से ये सब वॉर जो है वो आपको समझाता है। इवन द वॉर फॉट बाय द वेरियस पीपल एंड British Empire as well to acquire certain resources from different countries to get their empire bigger and their nation wealth bigger, just to know that it doesn't matter how many money or how many things you own from any nation or anything. In the end, every person on this planet is going to die, and the main end goal for everyone, apart from unless we leave this planet and have another home out of this planet, every and each person of this planet has an end goal to die. So मुझे नहीं लगता कि आप unnecessary का अगर आप वॉर करोगे और
और इसी वजह से आजकल जो नेशन जो ने ये सब वॉर करके जो निकल के आए और जो अब कन्फ्लिक्ट फ्री है, जो आपको मतलब आप देखोगे, आप ब्रिटेन में जाओ, आप अमेरिका में जाके आप नहीं रह सकते बिकॉज दे आर स्टिल इन द प्रोग्रेसिव इन एक होता है डेवलपिंग, एक होता है डेवलप्ड कंट्रीज, एक होता है डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज, हम वी आर वेरी बैकफोर्थ, इसलिए हमारे कंट्री में इतना कन्फ्लिक्ट होता है बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन हमारा सेंस, हमारा सिविक सेंस, हमें हमारे जो रिलीजियस बाउंड्रीज हैं वो हमारे सिविक सेंस भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, और हम वी हैव वेरी मच इम्पैक्ट ऑन दोज काइंड ऑफ स्टेट्स, है ना। क्रिमिनल्स का हम कह नहीं सकते व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियल फंडाज आर देयर इन देयर माइंड, because it's very much hideous how they think, how they react, how they have no humane nature towards the thought of whatever is happening towards their environment, whatever the environment was there, because that builds their thoughts, and that thought has driven them to commit such crimes. So this is my take. Criminals are, they are driven by hatred and lot of grief and pain, and sometimes which can overwhelm them and turn them into something which shouldn't be happened in their life. But apart from that, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे इंटरनल कन्फ्लिक्ट जैसे होते हैं ना, मतलब आप इंटरनल कन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव बायनेस, एंगर, फियर, ये जो सिंस हैं, ये हमारा ये सिंस जो है ये टेक्निक, ये आप देखोगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड, है ना। अब मैं एक पर्सन को लेता हूँ, जैसे सम पर्सन इज लिविंग इन अमेरिका, अ चाइल्ड, है ना। मैं एक वेब सीरीज से मैंने देखा था, द चाइल्ड इज लिविंग इन अमेरिका, उसको बचपन से मतलब वो एक है जो दो चाइल्ड के लेते हैं, चलो एग्जाम्पल, वन इज़ हैविंग वेरी मच गुड लाइफ, उसका पैसा वगैरह, उसकी लाइफ, उसकी मतलब कोई उसके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, उसके फादर भी अच्छे कमाते हैं, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसकी मदर भी बहुत अच्छी है, वो ही इज़ दे आर रेजिंग वेरी गुड किड, एंड ही इज़ गोइंग टू द स्कूल एज वेल एवरी डे, डूइंग एवरीथिंग फाइन, कॉलेज भी गए, एवरीथिंग वॉज गुड, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला, एंड ही इज़ डन एवरीथिंग, he is now settled, he had a wife, he had his parents living with himself, with as a joint family, और सब उसका गुड है। अनदर एग्जांपल हम लेते हैं कि सेम जो किड जो अच्छा जिसका चल रहा था, उसी के साथ एक और उसका क्लासमेट है, ही इज हैविंग वेरी मच ट्रबल्स इन हिज लाइफ, लाइक उसकी मदर जो थी, उसकी मदर और फादर के बीच में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ मूवीज, लाइक उनकी दे डाइवोर्स्ड एंड फादर अलग रह रहा है, मदर एक्सपेंसेस भी नहीं कर पा रही है, सोची है नीड टू वर्क, वो ध्यान नहीं दे पा रही किड के ऊपर, किड जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी वो ध्यान नहीं दे पा रही है, तो उसको टाइम नहीं मिल रहा है, एंड किड इज़ लुकिंग फॉर लव आउट कि मैं बाहर जाके कहाँ वो चीज़ सीख सकूँ, वो एक सोसाइटी से मतलब एक अप्रूवल चाहना चाहता है कि मतलब मैं जाऊँ और मेरे को भी कहीं से किसी से मतलब एक रिकॉग्निशन मिले, वो जाता है, फ्रेंड्स बनाता है, और उसे इतना पता नहीं होता एक्सपीरियंस का कि वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ गुड और बैड, वो अच्छे हुए या बुरे, जिस तरीके के फ्रेंड्स बनाता है ना। अच्छे बनाएगा तो ही विल बी ड्रिवन टू ए गुड पाथ, बुरे बनाता है तो व्हाट्स वी आर टेकिंग, बुरे बनाता है मतलब अच्छे बनाएगा तो वो अच्छे पाथ पर चला जाएगा, ठीक है, दैट्स अनदर थिंग। अच्छे पे तो वो पहुँच गया, अच्छे का हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, तो किसी भी तरीके से अगर अच्छा हुआ उसके साथ तो वो पॉइंट उसको वहाँ ले जाएगा। लेकिन अगर बुरा होता जाता है फिर क्या होता है, मान लीजिए जो अच्छा बुरे फ्रेंड्स बनाता है, ही इज़ गेटिंग इनटू ट्रबल्स, ही इज़ नॉट एबल टू अटेंड हिज क्लास, वो फिर उसका कॉलेज में भी नहीं जा पाता है वो, है ना। इस तरीके से उसका खुद का इनकम का सोर्स सफरिंग, है ना, और उस रिगार्डिंग दैट फिर वो इनकम की वजह से वो क्राइम और वहाँ पर जिस तरीके से होता है कि मतलब वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की मतलब he is getting into troubles, he is not mentally stable, he is getting some drugs or any kind of addictive, he developed addictions, है ना। so उस तरीके से क्या होगा फिर, he is getting more and more into trouble, है ना। उस तरीके से क्या होगा, in the end वो जाके एक उसके अंदर जो सिंस है वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, वन बाय वन, एंगर, बायसनेस, है ना,
और फियर, बेसिकली रिजेक्शन, उसको कहीं से मतलब रिकग्निशन नहीं मिल रहा इवन उसके अंदर, और वो फियर जो नॉट एबल टू गेट एनीथिंग इन हिज लाइफ, वो फियर, इमोशनल जो हिंड्रेंस है, और जो मतलब बहुत सारे बिहेवियल और जो फैक्टर्स हैं ट्रिगर करेगा उसके फियर को और ज़्यादा। और आजकल क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो हमारा शॉर्ट मीडिया कंजम्पशन है वो किस तरीके से एक चाइल्ड और फ्रॉम बचपन से ही उस चाइल्ड के दिमाग में किस तरीके का एक रिजेक्शन का रेशियो बढ़ा रहा है। सो उससे क्या होगा कि उसको इवन वही चीज़ मोस्ट ऑफ द किड्स आर फेसिंग कि मतलब सब लोग एक फियर ऑफ रिजेक्शन महसूस करेंगे अपने दिमाग में, उनको रिकग्निशन ही भी नहीं मिलेगा, और वो जो डेवलप करेगा उनके दिमाग में कि नेगेटिविटी डेवलप करेगा कि दैट्स वेरी हिंड्रेंस, वो उनके दिमाग में एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा एंड दे आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, एंड देन जो मतलब वो बुरे से बुरा होता चला जाएगा। और फिर वो कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो खुद समझ नहीं पाएगा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स क्या होगा कि जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है, एंगर जो है ग्रीफ में बदलेगा, ग्रीफ जो है एंगर में बदलेगा, एंगर जो है फिर जो कन्फ्लिक्ट में बदलेगा, कन्फ्लिक्ट जो है फिर वॉर की स्टेट में जाएगा, इंटरनल वॉर होगी उसके अंदर। इंटरनल वॉर से क्या होगा, अगर वो बाहर निकाल पाया तो दैट्स वेरी गुड, अगर वो नहीं निकाल पाया तो ही इज़ गोइंग टू फिजिकली सफ़र अ लॉट। जस्ट मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड देन आप अगर उससे निकाल दिया बाहर तो फिर वो आगे कैसे किस तरीके से बढ़ेगा, मतलब वो फिर दूसरों से लड़ेगा जाके, है ना। बाहर निकालने का मतलब यही है कि वो फिर और लोगों से जाके लड़ना चालू करेगा, एंड दैट्स क्रिएटिंग इंट्रापर्सनल वॉर। फिर इंट्रापर्सनल से फिर उसके जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो बननी चालू होंगी, जैसे हिटलर की, मतलब उसका भी एक बचपन रहा होगा, है ना, उसकी एक माइंडसेट बन गया एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कि ये ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गुड, इसलिए मुझे इनको ख़त्म करना है अपने देश से। उसने वही चीज़ आगे जाके बहुत ज़्यादा मास स्केल में करी, सो दैट क्रिएटेड बिगर फॉर्म ऑफ वॉर, है ना। और एंड दैट काइंड ऑफ ट्रेड also defines how the person is, how that person thoughts is driven, how much anger is driven in those thoughts. तो उस anger driven thoughts also helps in making you egoistic and making you very much determined. अच्छा होता है लेकिन in a positive way, ठीक है ना। if you are making constructive biasness on that part, वो आपको खुद लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि हम इससे किसी और को हर्ट ना हो। अगर वो हर्ट हो रहा है तब तो आप दिक्कत है ना। इंटरनली भी आप उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करोगे, हर्ट नहीं होगा, लेकिन आपको इंटरनली आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो आपको वे निकालना पड़ेगा, और वो वे कैसे निकलेगा, आपको उसका वे है बहुत ईजी है। आपको लव एंड जो इंटरनल ग्रीफ है, जो पेन है, उसको एंगर में कन्वर्ट होने से पहले आपको उसको ख़त्म करने के लिए आपको लव की रिक्वायरमेंट होगा। आपको दूसरों लोगों का रिकग्निशन और जो मतलब दूसरे लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। और कुछ आप गलत इनके बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंटरनली दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको दबा नहीं पाते, और बेचारे इंटरपर्सनल वॉर में हार जाते हैं, और वो सुसाइड वगैरह इस तरीके के मेथड्स भी करते हैं। सो दैट ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ बेस्ट कि आप, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यू नीड लव। सो आप लव फाइंड करिए कहीं भी, कैसे भी। आपकी फैमिली में एक भी आदमी होगा ना, वो भी बहुत मोर देन सफिशिएंट है। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बंधु, जो भी एक इंसान होगा जो आप सुन सकता है, उससे बात करिए, कैसे भी करके उसको समझाइए। वो आपको अगर और मैं तो बहुत अभी मजबूर हूँ कि मैं गले भी नहीं लगा सकता किसी को, लेकिन अगर आपको कोई गले लगा रहा है तो बहुत ग्रेटफुल समझिए कि आपके पास सब कुछ है अभी भी, है ना। देयर आर पीपल दैट दे हैवंट हैव एनीवन इन दिस वर्ल्ड, और फिर मतलब उनके साथ बहुत कुछ सफ़र भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिकॉज देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वॉर कैन बी अवॉइडेड, देयर विल बी वॉर, बट यू नीड टू डिसाइड कि आप किस तरीके के थॉट्स रखते हैं, ना। मैंने विनलैंड सागा देखी थी अभी रिसेंट टाइम्स में, मैं इसलिए उसको रिकमेंड भी करूँगा आपको देखने के लिए। अ पर्सन, किड हु लॉस्ट हिज फादर एट द वेरी अर्ली एज, उसको वो घर से भी दूर भाग जाता है, और मतलब
एनिमीज के साथ ही रहता है और इतना हेट्रेड मिलता है उसको, और वो सिर्फ वेंजेंस से भरा होता है। ग्रीफ उसका इतना वेंजेंस बन जाता है उसके अंदर, एंगर वेंजेंस में कन्वर्ट होता है, पहले ग्रीफ एंगर में कन्वर्ट होता है, एंगर वेंजेंस में कन्वर्ट होता है, और लास्ट में जाके वो बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन उसको वो मिलता नहीं फिर भी। और अगर मिल भी जाता तो क्या हो जाता उससे, है ना, अगर मिल भी जाता तो वही दिखाया गया एट द एंड वो जिसको मारना चाहता था वो एट द एंड वैसे भी मरता, है ना। जो आप जिसके लिए बुरा भी सोच रहे हो उसके साथ एट द एंड तो बुरा होना ही है, दैट इज अ फैक्ट, है ना। तो आप क्या सोच रहे हो। और लास्ट में जाके उसको जब वो उस रिडेम्पशन से जब वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, जब उसे आगे की चीज़ें पता चलती है कि मैंने उस प्रोसेस में, उस वेंजेंस के प्रोसेस में मैंने और सारी चीज़ें इतना गलत कर दिया और लोगों के साथ कि अब वो खुद रिडेम्पशन में जा चुका है। मतलब वो उस ग्रीफ को, उस बर्डन को बियर नहीं कर पा रहा है। तो उस बर्डन को बियर करने के लिए वो फिर अपने डिसाइड करता है कि लास्ट में जाके कि मैं कैसे इसको, मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं कैसे मतलब एक चेंज ला सकता हूँ। मतलब वो एक सॉल्यूशन निकालता है कि अगर कोई मेरे साथ वॉर करेगा तो मैं भागूंगा। बट उसमें भी एक फैक्टर है, मैं लास्ट में जो चीज़ सोची, मतलब उसमें जो दिखाया गया कि मैं भागूंगा, मैं अपना एक वर्ल्ड बनाऊंगा, लेकिन मैं इग्नोर करूंगा वॉर को। उसमें ये दिखाया कि मैं इग्नोर करूँ, मैं इन्वॉल्व ही नहीं होऊंगा। उसके लिए उसका एक और फ्रेंड है जो उसके साथ उसकी हेल्प करेगा कि वो सफ़र ना करे, और जो किंग है, जो प्रिंस है, दैट विल हेल्प हिम इन अवॉइडिंग दोज वॉर्स। वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा एक तरीके से। सो दिस इज लाइक एक यूनिटी हो गई एक तरीके से। सो दिस इज लाइक यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है नाटो, एंड दिस इज काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, है ना। आप समझ लो इस तरीके का। लेकिन इफ होल वर्ल्ड जम्प्स इनटू अ वॉर, देन व्हाट विल यू डू? तब आप कहाँ भागोगे? सो देयर आर पॉइंट इन लाइफ व्हेन यू थिंक कि मतलब आप भाग सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अर्थ बहुत छोटा है, आप कहाँ भागोगे, है ना। आपको लगता है कि बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि मतलब आपको लगता है कि आप भाग सकते हो, लेकिन आपको पीस कहाँ मिलेगा? आपको इंटरनल पीस ढूंढना पड़ेगा। पहले आप अपने आप को सेटिस्फाई, वो इंटरपर्सनल पीस आप ढूंढ लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्सटर्नल पीस अपने आप इस्टेब्लिश करना शुरू कर दोगे जब आप इंटरपर्सनल पीस को ढूंढ लोगे। सो दिस इज माई टेक ऑफ फॉर दिस। सो सोशल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंसेस होती हैं, है ना, कन्फ्लिक्ट्स के डिफरेंसेस होती हैं, वैल्यूज़, सबकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, है ना, पुअर कम्युनिकेशन होता है, ये इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो, है ना। और सोशल लर्निंग, एग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं, मतलब सोशल लर्निंग वही मैंने बताया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। फिर सोशल आइडेंटिटी, मतलब सब अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं कि भाई मेरे को तू जानता है मेरा ये कौन है, तू ये है, मैं वो हूँ, है ना। भाई आइडेंटिटी के बारे में तो बात आप करो ही मत, है ना। आइडेंटिटी तो आप साइंटिफिक में बताऊँ तो आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप धूल की मार के कीड़े के बराबर हैं, कीड़े से भी बहुत छोटे हैं, है ना। तो ना मैं हूँ ना आप हो इस धरती पे, तो चलिए छोड़िए। मैं बस एक वीडियो का लिंक डाल दूँगा, कॉस्मोस का है वो, कार्ल सेगन जी ने बोला था। सो ही इज़ अ वेरी गुड कॉस्मोलॉजिस्ट। उनका मैं एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा, वो आप जितनी बार आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि एक जो एस्ट्रोनॉमी है ना, ये एक बहुत हम्बल जो कॉस्मोस है ना, आप कॉस्मोस को जब अंडरस्टैंड करना शुरू तो आपको समझ में आएगा कि हम्बलनेस आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी कि हम कितने छोटे हैं। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे और आप ग्रेटफुल होंगे उस चीज़ के लिए कि हम इतने छोटे होते हुए हमें इतना सब कुछ मिला है इस प्लेनेट पे, इस प्लेनेट ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है ना। तो आप उस पॉइंट से आपको हम्बलनेस आपके अंदर डेवलप चालू करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर आपके अंदर सिविक सेंस भी अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आपको अपने दिमाग से ये चीज़ निकालना पड़ेगा कि मेरा एग्जिस्टेंस जो है बहुत बड़ी चीज़, बहुत मतलब मैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरा इस मेरे को अगर आप ख़त्म करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो जगत है ना, ये जो यूनिवर्स है, ये आपके, मेरे और आपके से किसी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। सो दैट्स द थिंग। इवन जो गॉड है वो भी उसके पार्ट हैं एक तरीके से। नेचर एंड द यूनिवर्स इटसेल्फ इज समथिंग एज, जो आप समझ ही नहीं सकते। मतलब हम कहते हैं कि ईश्वर हर जगह बसते हैं, तो मतलब आप ये कह दो कि
एक जो यूनिवर्स है इस फॉर्म ऑफ जो गॉड, आप गॉड कहो या कुछ भी कहो, मतलब एक फॉर्म है जो हर जगह है, ठीक है ना। एनर्जी है और एनर्जी हर जगह है, एनर्जी को ही आप गॉड बोल सकते हो। वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर एटम के अंदर है, हर केमिस्ट्री में है, हर बायोलॉजी में है, हर चीज़ में है, ठीक है ना। सो मॉडर्न ड्राइव्स है, लेगेसी है, कॉलोनाइजेशन हुआ, एग्रेसिव नेशनलिज्म है, जो भी मैंने इतना सब बात करी, इतने सारे जो एग्जांपल दिए आपको, राइज ऑफ नॉन स्टेट है ना, और कंपटीशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, AI, डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन, इंस्टेबिलिटी, इतना सब कुछ फैक्टर्स हैं जो मतलब जो आज के टाइम पे वॉर को ट्रिगर कर सकते हैं। इवन आने वाले टाइम में अब जो हमने कोविड की लड़ाई लड़ी थी वो तो ठीक है, दैट वाज आल्सो ए बायोलॉजिकल वॉर, बट अब जो आने वाला समय है जो जिसकी हमें टेंशन लेनी चाहिए, इट्स एन AI वॉर। AI वॉर तो आपको ये लगा लो कि भाई टर्मिनेटर जिसने देखी है या मैं कहूँगा आई रोबोट जिसने देखी है वो समझ में आ जाएगा कि आप टेस्ला इज मेकिंग तो ह्यूमंस आर गेटिंग क्लोजर टू व्हाट वी थिंक। बहुत मतलब फील हो सकता है क्योंकि स्टीफन हॉकिंग कह के मतलब लास्ट टाइम उन्होंने यही चीज़ बोले गए थे कि बिफोर दैट ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट देयर विल बी बायोलॉजिकल वॉर, और लास्ट टाइम उन्होंने और सबने यही बोला, इवन बिल गेट्स ऑल्सो, कि अब जो आने वाला वॉर होगा दैट विल बी टेक्निकल वॉर एंड इट विल बी रिलेटेड टू AI एंड मशीन machines are going to conquer our every aspect of our life, they are going to control every aspect of our life, so be smart, be humble, और बहुत ज़्यादा वर्क करिए अपने ऊपर, अपने आप को स्मार्ट बनाइए इस चीज़ में। डफर बन के रहेंगे तो आप जैसे अभी केस हुआ था इस टाइम, मतलब आप दूसरे फैक्टर्स को, क्रिकेट वगैरह ये सब के फैक्टर्स को, एडिक्शन को आप अपने आप को हावी होने देंगे, तो दैट्स यू टू डिसाइड। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। कंट्रोल आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, वो चीज़ है ना। सो हिस्टोरिकल एंड करंट फैक्टर्स हैं, एक्सेस टू मार्केट देयर आर सर्टेन कंस्पिरेसीज एज वेल, कंपनीज जो है वो जानबूझ के भी कराती हैं, और वगैरह भी जो मतलब कंस्पिरेसी आई थी कि अमेरिका एंड चाइना वाज बिहाइंड ऑल दोज व्हाट हैपेंड विद आवर कंट्री एंड पाकिस्तान, बिकॉज दे वांट डाटा फॉर whatever the weapons they have supplied to us, from China to Pakistan and from USA to us, like they want data for USA to Pakistan, what they want data, the companies want data, so that's why तो conspiracy भी होती है कि मतलब कंपनीज जो है ये चाहती हैं कि वॉर हो। भाई अगर वो बना रही हैं तभी तो बेचेंगी, अगर उनके पास डाटा ही नहीं जाएगा तो वो बनाएंगी क्या, उनके पास फीडबैक क्या जाएगा, जो वो चीज़ उन्होंने बनाई है वो आगे वो पैसे कैसे कमाएंगी। सो दैट्स ऑल्सो कंस्पिरेसी। सो these are lot of factors, lot of involvement in ट्रिगरिंग ए वॉर। पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, एजेंडाज होते हैं, कंस्पिरेसीज होती हैं जो हिडन होती हैं, ग्रीड को विच बेसिकली रिक्वायर ग्रीड, है ना, रिसोर्सेज और बिजनेस बेसिकली टू हेल्प ग्रो द बिजनेस। सो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। फिर टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट जो हो गए हम उसके ऊपर बात करेंगे, है ना, सॉरी, है ना। फिर मैनिफेस्टेशन लाइक सिविल वॉर्स होती हैं, है ना, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, आप एक देश के अंदर सिविल वॉर्स भी होने लग जाती हैं, इस तरीके के फैक्टर्स भी बनने लगते हैं। व्यूज़ मैच नहीं होते डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, सो दिस काइंड ऑफ सिविल वॉर इज ऑल्सो हैपन्स। रशियन यूक्रेन वॉर इज लाइक सिविल वॉर स्टेट, इवन सिविल वॉर पहले भी हो रखी है अमेरिका और मैक्सिकन स्टेट्स और बहुत सारी जगह पे। सो मेथड टू एड्रेस कन्फ्लिक्ट एंड वॉर, जनरल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, है ना। मेथड्स क्या कर सकते हैं आप कन्फ्लिक्ट के, मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए, है ना। आपको अपनी साइड की स्टोरी आपको पता है, अब दूसरे की साइड की स्टोरी को भी सुनिए, दैट्स द मेन थिंग। आप उसकी साइड की स्टोरी को अंडरस्टैंड करिए, समझिए कि वो आगे सामने वाला किस स्टेट में है, उस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करिए। इफ़ यू आर एबल टू इमेजिन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। और ऐसा कोई बीइंग नहीं है इस अर्थ पे कि जो इमेजिन नहीं कर सकता है। फ्रॉम द चाइल्ड टू चाइल्ड, तो इसलिए चाइल्ड के अंदर एक ज़्यादा एक हम्बलनेस होती है, एक बच्चे के अंदर आप अंडरस्टैंड देखोगे उसके अंदर हम्बलनेस और एक अंडरस्टैंडिंग इनोसेंस होती है, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से तो इमेजिन करता है, उसके अंदर उनके अंदर इतनी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होती है, एंड टिल द एज ऑफ 5 वो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा जितना डेवलप हो पाती है 5 और टिल ही टर्न्स टू किसी का 10 साल तक भी होता है, तो मैक्सिमम 10,
तो ये लगा लो कि उस पॉइंट तक जो है चिल्ड्रन की जो इमेजिनेशन है और इंटेलिजेंस है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, उसके बाद फिर बिल्कुल रुक जाती है। सोचो उस लेवल तक अगर आपने इमेजिनेशन को आपने बढ़ा लिया उस पॉइंट पे, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे आगे फर्दर लाइफ में भी कि क्या इश्यूज़ हैं। आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को आप समझ पाओगे, आपके अंदर सिविक सेंस की जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। सो आपको स्टोरी को समझना पड़ेगा। आप कहानी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे ग्रंथ हैं, है ना, चाहे वो किसी भी रिलीजन के ग्रंथ हो, आप स्टोरी को समझिए, उस चीज़ को रट्टा मत मारिए, उस चीज़ को प्रे मत करिए। जो भी आपके पास है, आपके पास जो डाटा है, वी हैव ए नेशन विच आर हैविंग लॉट ऑफ डाटा रिगार्डिंग रिलीजियस हिस्ट्री, है ना। हमारे पास इतने सारे रिलीजन वो हैं जिनके पास इतने प्रॉपर डाटा है। अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से आप डिकोड कर पाओ, नॉट फ्रॉम द फैक्टर्स लाइक जो आपको बरगला रहे हैं या फिर जो वो आप खुद पढ़िए, किसी और से मत सुनिए या सीखिए या जो भी है। जब तक आप खुद नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, आप रिसर्च पेपर में सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च क्या होता है कि आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ मैंने ये चीज़ करी, मेरे को ये फाइंडिंग्स हुई, ये दिस इज द कंक्लूजन। समरी आप जाते हो पहले, हाँ छोटा छोटा ये पता चला, फिर आप एक गोल सेट करते हो, फिर उस गोल के अकॉर्डिंग आप जो है मेन रिसर्च वर्क करते हो उसके ऊपर, है ना। रिसर्च से जो आपका आउटकम आता है उसके ऊपर फिर जो है कंक्लूसिव स्टडी करते हो, फिर उस कंक्लूसिव स्टडी को कंफर्म करके आप उसको कंक्लूजन पे लेके जाते हो कि हाँ दिस इज द थिंग विच आई फाउंड। उसको आप डिकोड करते हो पूरे को, उस चीज़ को। तो वो चीज़ आप जो ये रिसर्च जो है ना, जो रिसर्च प्रोसेस है, जो रिसर्च का प्रोसेस है, ये आप हर जगह आप अगर आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि व्हाट इज टेकिंग पीपल टू विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ऑफ द पीपल, है ना। आप अपने लिए जी रहे हो ठीक है, लेकिन देयर इज अ थिंग, लेकिन अगर जब तक आप दूसरे की साइड की स्टोरी नहीं समझोगे, आपके अंदर सिविक सेंस भी डेवलप नहीं होगा बेसिकली। So the people who are lacking this kind of basic civic sense and not understanding the other side of the story, which is creating so much aggression, conflict. So वो वही चीज़ दिखाता है कि वो समझना ही नहीं चाह रहा है आपकी चीज़ों को, है ना। और इसका एक फैक्टर भी है कि भाई टाइम फैक्टर है, लेकिन अगर आप सोचें तो nobody is too busy to understand the side of the story which at that point of time or at that present you are working with or you are involved with, है ना। सो आप किसी भी पॉइंट पे, आप जिस पॉइंट पे भी हो अपनी लाइफ में, अगर आप उसके साथ हो और उसके साइड की स्टोरी को नहीं समझोगे, अब जैसे तब तक आप उसको ये नहीं कह सकते कि ही इज़ अ गुड और ही इज़ अ बैड, है ना। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब जो क्रिमिनली जो मतलब आप बोल सकते हो कि जो उसने एक्ट किया इन द पास्ट, दोज आर नॉट प्रॉपर इनअप्रोप्रिएट एक्ट्स, सो दैट्स व्हाई दे आर नीड टू बी हैंडल लीगली, है ना। वो लीगली मैटर्स को वो आप उस चीज़ को छोड़ दो वहीं पर ही, आप उससे बात भी मत करो, आप उससे इतना इन्वॉल्व मत हो जब तक अनटिल अनलेस। इसलिए तो अभी देखिए आपके सामने एक पॉडकास्ट आया विजय माल्या जी का, the person who did the podcast, he's getting backlashes, he's also getting some positive comments, some negative comments, but he should be getting, if he would be silent, तो उसको इतना backlash भी नहीं झेलना पड़ता, इतना fun भी नहीं बनता इस चीज़ का, है ना। So that's the thing, because the person he is doing podcast with, he didn't have the legal consequences which our law told us to understand, कि वो उसको पहले लीगल कंसिक्वेंसेस देखने चाहिए थे, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे कोई भी इन्वॉल्व था उसमें, ठीक है ना। सो वो लीगली उसमें पहले एस्केलेट होता, फिर वो चीज़ रिजॉल्व होती। सो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इतनी सारी कंपनी हो गई, है ना, मतलब गवर्नमेंट्स के। सो डी एस्केलेशन वगैरह फैक्टर्स होते हैं, फिर पीस बिल्डिंग होता है। सो ये सारी फिर हम बात करेंगे इसके इम्पैक्ट्स के बारे में। पहले तो पीस बिल्डिंग वगैरह की भी बात कर लेते हैं कि मतलब सॉरी एक बार मैं थोड़ा देख लूँ, हाँ, मेथड्स टू एड्रेस, एक बार इसके पॉइंट्स भी एक बार देख लेते हैं जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे। सो अंडरस्टैंडिंग इन रिफ्रेमिंग, जो हम बेसिक से मतलब लेके चलेंगे कि हम
रिकॉग्नाइज करेंगे पहले, है ना, सारे पॉइंट्स को हम लोग ब्रीफली उनको स्टडी करेंगे, समझेंगे, फिर एक ओपन कम्युनिकेशन का फील्ड बनाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे ओपन कम्युनिकेशन का जैसे मॉडर्न अप्रोचेस जैसे क्या होती है, साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है, एंड यू नो एक ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जैसे ग्रुप ओपन डिस्कशंस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एंड गेम में, मतलब एवेंजर्स में एंड गेम में कैप्टन अमेरिका जाके एक ओपन डिस्कशन करता है। उस तरीके से आपको साइकोलॉजिकली आपको सपोर्ट मिलता है कि औरों की स्टोरी आप सुनते हैं, अपनी स्टोरी आप बताते हैं, तो इससे एक बॉन्ड क्रिएट होता है उन लोगों के बीच में कि हमारे साथ कोई है जो हमारी साइड ऑफ स्टोरी समझने की कोशिश कर रहा है। सो ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो दैट्स अ वेरी बिगर चैलेंज। इवन मैं भी मतलब अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र कर रहा था, सो मैंने भी अभी रीच आउट करा है बहुत लोगों को। इवन मैं जो मेरे ट्रांसप्लांट के जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, मैंने ग्रुप फॉर्म करा है, उनके साथ मैं कभी कभी बात करता हूँ, और जो मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब उनसे मैं रीच आउट कर रहा हूँ कि ताकि मैं अपने अंदर के जो नेगेटिविटी है उसको मैं दूर कर सकूँ, इंटरनल कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकूँ और इस चीज़ से बाहर निकल सकूँ। बिकॉज दैट्स वेरी और इस चीज़ से आप कमज़ोर नहीं हो रहे, दैट्स अ वेरी ब्रेव थिंग, है ना। अगर आप इस चीज़ को अगर आप नेगेटिव वे में लोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिकॉज आपको पता है आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। दूसरा, जब तक आपके उस कंडीशन से नहीं निकलेगा तब तक आप कंडीशन से निकलेगा नहीं, मतलब जब तक वो, मैंने बताया ना आपको, जैसे जब तक वो उस तरीके का थॉट प्रोसेस नहीं रखेगा, अपना दिमाग उस तरीके से नहीं चलाएगा, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि आप किस तरीके के किस फॉर्म ऑफ बैटल से आप निकले हो और किस फॉर्म ऑफ बैटल में आप अभी भी चल रहे हो, है ना। सो दैट्स ए बिगर की फैक्टर, है ना। फिर डी एस्केलेशन मेथड्स होते हैं, है ना, कि जैसे मतलब कोई भी अगर मान लीजिए आपसे गुस्से में बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डी एस्केलेट करना है उस गुस्से को। आप हमेशा जब भी कन्फ्लिक्ट होता है दो के बीच में होता है, आप इंटरनली भी अगर आप सोचोगे और इंट्रापर्सनली, अगर मैं इंटरनल की तो मैंने अभी आपसे बात कर ही ली है ना, दे आर सपोर्ट ग्रुप्स, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो उसके लिए आप बहुत सारे लोगों को रीच आउट कर सकते हो। आप ओपन जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया इंटरपर्सनल के लिए। अब एक्स्ट्रा पर्सनल के लिए मतलब जैसे बाहर मान लीजिए कोई आपसे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपसे कोई लड़ाई करने आ रहा है, मान लीजिए आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, आपसे किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ही इज़ हैविंग वेरी मच बैड टाइम, मे बी यू आर ऑल्सो हैविंग बैड टाइम, लेकिन उस पॉइंट पे अगर आप दोनों ही कन्फ्लिक्ट के स्टेट में, अगर दोनों ही एग्रेशन के स्टेट में आ जाओगे, सो दैट वोंट बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग। इवन यू बोथ वर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या पता वो आपको मार दे, क्या पता आप उसको मार दो, है ना। एंड इन दैट केस सिनेरियो दोनों का नुकसान होगा, है ना। सो अगर आपके अंदर सिविक सेंस है, अगर आप अंडरस्टैंड करिए, सबसे पहले उसकी टोन को अंडरस्टैंड करिए। अगर वो ज़्यादा बहुत गुस्से में है ना, तो आप कोशिश करिए कि आप उस चीज़ को उसके एग्रेशन को आप अपने एग्रेशन से काउंटर एक्ट करने की कोशिश मत करिए, है ना। और अगर वो शांत है तो आप एक बारी के लिए एग्रेशन दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं या यू आर इन अ वेरी डिफरेंट मूड, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। इफ यू आर नॉट हैविंग अ बैड डे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत निकालिए वो। अगर आप अंदर दबा के रखेंगे तो आपका भी बुरा, आप इंटरनल कन्फ्लिक्ट में पड़ जाएंगे, है ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हैं, आप लीगल सिस्टम को, आप बायसनेस को, आप, और बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हैं यार आजकल तो। इंश्योरेंस है, ये है, फलाना है, तो इतना टेंशन क्यों लेना, है ना। अगर गाड़ी लग भी गई या कुछ कन्फ्लिक्ट हो भी गया तो उसको साइड में बुलाओ, है ना, आराम से बात कर लो, सॉल्व कर लो। उसका इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस, बात खत्म, वो भी आपकी, निकलो टाइम से, चल मारो, है ना। कौन सी वो गाड़ी आपकी पूरी ज़िंदगी भर चलेगी आपके साथ, नहीं चल पाएगी ना, आप ही नहीं चल पाओगे पूरी ज़िंदगी कितने साल तक जियोगे सिर्फ। सो दिस इज द फैक्टर। सो एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी दिखाइए, किसी से भी घृणा की भावना मत रखिए, है ना। मे बी उसके साथ उसका ऑरा है कि भाई वो बहुत गर्म, उसके अंदर से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है, बहुत गुस्सा वाला एक वाइब आ रही है, बहुत घृणा वाली वाइब आ रही है, लेकिन आपको क्या दिखाना है, आपको बहुत काम होके उस चीज़ को हैंडल करना है। एंड दैट विल बी ओनली हैपन व्हेन आप इंटरपर्सनली आप बहुत काम हो गए, है ना, अंडरस्टैंडेबल हो गए, आपके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, आप एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट पर ध्यान दे पाओगे। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो आप
एक गुस्से एक चिड़चिड़ेपन में रहोगे, है ना। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग वगैरह, ये तो मैं भी खुद करता हूँ इस सब चीज़ों को कम करने के लिए, अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए। सो यूज़ काम फेसेस, और कोशिश करिए कि मतलब कुछ ऐसे फेसेस बना लीजिए या इस तरीके की चीज़ें, है ना, या टाइम दीजिए अपने आप को उस पॉइंट पे। अगर आप बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए और कुछ ऐसा करिए जो आपको न्यूट्रल करने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का हो गया, ये एक फैक्टर हो गया। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करने के लिए हमने बात कर ही ली है ना। ट्रस्ट, इससे आप अगर बात करोगे, ट्रस्ट एक बिल्ड करने की कोशिश करिए सामने वाले के साथ में। फिर पीस बिल्डिंग, है ना, वो मैंने बात करी थी आपसे, कॉजिंग बिल्डिंग लोकल फैक्टर्स, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, है ना। इस कोशिश पे जाइए कि पीस की जो भी आपके सामने जो भी कंसर्न आ रहा है, कंपनी में हो, आपका मैनेजमेंट हो, आपका मैनेजर हो, या कोई भी हो, आप पीसफुली उस चीज़ को एक बार बोल के आप निकल जाइए। बार बार किसी को टोकिए मत, है ना। कोशिश करिए कि वन टाइम में आपका ये चीज़ ये था, ठीक है ना। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो आप दूसरा बात कर दीजिए, और उसका तब भी नहीं हो रहा है तो आप रिटर्न में कर दीजिए। जो बेस्ट सॉल्यूशन है उस पॉइंट पे, जो बेस्ट आप कर सकते हो उस चीज़ को थॉट प्रोसेस लगाइए। ये मत करिए कि आपके पास टाइम शॉर्टेज है, आप नहीं सोच पा रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, है ना। ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहिए ना उस चीज़ के लिए। प्रिपेयर्ड कैसे, मतलब जैसे मेरा भी था कि कभी भी मैं हॉलीडे वगैरह रहता था तो मैं एटलीस्ट मैसेज गिर देता था, या कुछ भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती थी। मेरी तो मेडिकल इमरजेंसी बहुत बार आई है, तो मतलब 4-5 साल से मैं बहुत बीमार रहा हूँ। तो मैं मतलब कंपनी में भी क्या करता था कि एक मैसेज तो गिर ही देता था, या मेडिकल अपने जो बिल्स हैं वो वगैरह सेंड कर देता था। एक फॉरवर्ड ही तो जाएगा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो उस चीज़ के लिए, है ना। एंड इफ़ यू आर जेन्युइन पर्सन, अगर आप ये जेन्युइन हो, आपके अगर जेन्युइन रीज़न है तो आप करने में क्या इशू है। नहीं भी है तो भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी सैलरी कट हो जाएगी, बस। इससे ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेना है उस चीज़ के ऊपर कि आप इंटरपर्सनली उस चीज़ में एक वॉर में शुरू हो गए कि भाई ये हो रहा है, और 10 बातें आप अपने दिमाग में उस चीज़ को रोटेशन में आप चला रहे हो। तो इससे आपकी ओवर थिंकिंग की थॉट प्रोसेस बढ़ेगी और आप परेशान होंगे। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स, है ना, तो जैसे डेथ्स वगैरह, मतलब अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, बहुत इम्पैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर। तो इम्पैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो ह्यूमन कॉस्ट हो गई, नेचुरल कॉस्ट हो गई, इकोनॉमिक कॉस्ट हो गई, एसेट्स ख़राब हो जाते हैं, पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाती हैं। भाई जापान में जो हुआ था एक वर्ल्ड वॉर 2 का जो सबसे मेजर जो कन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सिक्वेंसेज जो हम देख सकते हैं, वॉज जापान सफर्ड a major loss of human life, a major loss of natural resources, a major loss of everything they suffered, economic cost। so उसके अंदर सारे इन्वॉल्वमेंट हैं उस टाइप ऑफ जो वो था, मतलब ब्रेकडाउन जो था, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, वहाँ के लोगों का ब्रेकडाउन। लेकिन आप ये देखिए कि जापान इज़ ए कंट्री हु ग्रू फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और मुझे नहीं लगता कि people who are able to grow from bottom to top are not weak, they are very much brave। so आप समझिए कि मतलब वहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, मतलब टाइम था कि हाँ वहाँ के लोग का नेचर अलग था, बट और ऐसा नहीं है कि आज भी आपको हर आदमी आपको अच्छा मिलेगा वहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाओ उस बुरे इंसान को देख के, है ना। आप काम की बात करिए उससे, कोई बात नहीं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट ऑफ मेथड्स टू हैंडल सच पीपल्स एज वेल। आप अलग अलग कंट्री में जाओगे, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई बुरा आदमी है तो वो उसके जो उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर था उसको उस तरीके से उसको सिखाया गया है ना। और उसके रिलीजियस बिलीफ्स हैं कि भाई अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हो, अगर वो आप वेज के हो, आप उसके साथ रह रहे हो, आप उसके रूममेट वगैरह हो, और आप परेशान हो कि वो नॉनवेज खाते हैं, तो आप क्या करिए, आप अवॉइड करिए, आप अपने रूम में जाके बैठ जाइए, आप उससे, लेकिन उससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मत शुरू करिए, है ना। तो दिस इज़ अ मेजर इशू। मतलब लोग छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं और अपने अंदर एक इंटरपर्सनल वॉर शुरू कर देते हैं। सो दैट्स द थिंग, है ना। क्योंकि अगर सोचा जाए तो फिर आप इस तरीके से जी नहीं पाओगे। सो मतलब ये तो मैंने पर्सनल अपने लेवल पे, मतलब जो मेरा तो ओवर थिंकिंग का इतना मेजर इशू था कि मैं हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को इतना मतलब गहराई से सोचता हूँ कि बस अभी भी इवन मैं ये नहीं कहता कि मतलब मैं इवन मेरे को ड्रीम्स भी आते हैं तो मैं उन चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो मतलब ये था मेरा, और मैं बहुत ज़्यादा कट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ मेडिटेशन के थ्रू, एवरीथिंग whatever I can, by the help of doctors, by psychological help, by friends, everything। So आप लोगों की मदद से ही मैं रिकवर
जो भी हूँ अभी जो हूँ जिस स्टेट में आएगा मेरे को पता नहीं, और मैं इतना सोचना भी नहीं चाहता. सो दैट्स द थिंग, है ना. मैं अपनी दीदी से ही बात कर लेता हूँ, कोई कज़न भैया से भी बात कर लेता हूँ. दैट हेल्प मी अलॉट. सो और जो नहीं हो रहा है उसको मैं कुछ ज़्यादा कहता नहीं हूँ, मतलब ठीक है, देखा जाएगा टाइम के साथ, है ना. सो फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अब सबसे ज़्यादा हम लोगों की मतलब मेन बोलूँगा होमो सेपियंस और हम लोगों की भसड़ में जो इन्वायरमेंटल को जो इकोसिस्टम जो सफ़र करता है, दैट्स द मेजर इशू जो मैंने सबसे पहले बात करी थी, ग्रीन हाउस गैसेज. सो इस चीज़ के बारे में डिफॉरेस्टेशन वगैरह ये सब चीज़ के बारे में जितना बात करो उतना कम है. सो आपको सिविक सेंस लगाना पड़ेगा, आपको कूड़े को मैनेज करना पड़ेगा, आपको ही आप, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग टू द नेचर राइट नाउ. एंड अगर रिसोर्सेज खत्म होंगे तो आप लोगों को ही झेलना पड़ेगा, और फिर लास्ट में जाके आप आपस में ही फिर लड़ोगे उसी रिसोर्सेज के लिए. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है? पैराडॉक्सियल आउटकम्स. इसके मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं है, पैराडॉक्सियल आउटकम्स. ये मतलब आउटकम भी मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे आप ये लगा लो कि जैसे वॉर की रिक्वायरमेंट थी, मैंने कहा था ना कि वॉर की रिक्वायरमेंट क्यों है. ये तो वॉर चलो ठीक है, वॉर हमें मोस्टली अवॉइड करना चाहिए, और हमने हमारे कंट्री ने, आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन, कि हमारी कंट्री ने उस चीज़ को उतने एक्सटेंट तक अवॉइड भी करा. लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम जब वॉर कैन नॉट बी अवॉइडेड, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ वॉर. मतलब पैराडॉक्सियल आउटकम जो है वो यही है कि हमने जो जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक वे में उस चीज़ को टैकल करा. द थ्रेट इज यस टेररिज्म इज थ्रेट. उसका जो आउटकम है दैट इज नॉट इन एनी वे इज ए यू नो बेनिफिशियल आउटकम. टेररिज्म का कोई बेनिफिशियल आउटकम है ही नहीं. आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, उसमें क्या पॉजिटिव है मेरे को ये बताइए. अगर आप डिसएग्री होते हैं मेरे से तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को उसके अंदर ऐसा क्या पर्सपेक्टिव पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो टेररिज्म को मतलब हमें कंटिन्यू रखना चाहिए. उसको डिफेंड करने वालों को हमें समझाना चाहिए, है ना, कि यू आर ऑन अ वेरी रॉन्ग पाथ, है ना. आप जिस भी चीज़ के लिए, आपकी जो भी बिलीव्स हैं, आप जिस भी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल थिंग विच यू आर फाइटिंग फॉर. सबसे पहली चीज़, और बिलीव जो है आपको आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन ने उस तरीके से ढाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है. आप इकोनॉमिकली आप उतने सशक्त नहीं थे, इस वजह से आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस हुई. लेकिन अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है उस चीज़ से निकलने की, जैसे इंडिया कश्मीर में कर रहा था, सो देन यू नीड टू हेल्प. यू नीड टू थिंक दैट इंडिया इज़ नॉट द विलन हियर. इंडिया तो अपना बस ये चाह रहा था कि हम प्रोटेक्ट हो, हम प्रोटेक्टेड रहें. लेकिन अगर आप इनोसेंट को मारोगे, है ना, वो एक बाउंड्री होती है. आपने क्राइम से भी ज़्यादा बुरा मतलब आपने एक चीज़ बोल दी वहाँ पे जाके, और उन लोगों को मतलब आपने उस तरीके से टॉर्चर करा, और जो वो उस डे का जो पहलगाम जो अटैक हुआ था, तो दैट्स नॉट ए anyone can accept that kind of thing. So this is a very basic human civic sense कि आप अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली कि आपको उसको टैकल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो काउंटर अटैक करना ही पड़ेगा. एंड द स्ट्राइक, है ना, जो ऑपरेशन हुआ हमारा ऑपरेशन सिंदूर was the most strategic way possible how our government handled this whole complete war scenario, and dissolved दिस वॉर फैक्टर इवन विद पाकिस्तान. मतलब पाकिस्तान ऐसा नहीं था कि उसके पास वॉर के वेपन्स नहीं थे और इवन आगे तक वो लड़ नहीं सकता. टर्की से सपोर्ट आ रहा था, अजरबैजान से, और भी मतलब चाइना से भी उसको शायद वेपन्स मिल जाते, और भी फाइनेंशियली भी मिल जाता. ऐसा तो नहीं था, और वो डेस्परेट भी था तो वो न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ कर सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी उसको. लेकिन इंडिया ने इतनी अच्छी स्ट्रेटेजिक वे में करा कि उनका भी लॉस कम हुआ. वो उनको भी समझना चाहिए इस चीज़ को, वो नेगेटिव वे में ना ले. उनका लॉस कम हुआ, सो दे आर वेरी मच हैप्पी, दे शुड बी वेरी मच हैप्पी. और हमने उनके यहाँ जो प्रॉब्लम थी उसको भी सॉर्ट आउट करा, अपनी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करा. सो उनको एक तरीके से खुश होकर ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है ना. आप उस चीज़ को ये इस नेगेटिविटी में क्यों सोच रहे हो कि दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑल जस्ट कंट्री एस्पेक्ट, और कि मतलब इंडिया ने अटैक कर दिया, ये कर दिया, दिस आर बाउंड्री कंडीशंस, हम अपने आप देख लेंगे. अरे आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो उस चीज़ को.
इस चीज़ को भी तो सोचिए आप हैंडल कर लेते तो आज ये कंडीशन ही नहीं आती। आपके खुद के जो स्कूल के बच्चे जो मारे गए थे पहले प्रीवियस अटैक्स में, वो आप सोचिए, वो मतलब क्या वो सही था? आपने खुद कंडेम करा था उस चीज़ को, आपने खुद रोकने की कोशिश करी थी उसके बाद। तो टेररिज्म इन एनी वे इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर एनी कंट्री, एनी ग्रुप ऑफ पीपल और एनी पर्सन। मतलब उस पॉइंट तक वो जो वॉर जो है वो ना जाए, उसके लिए आपको क्या रखना है, आपको बेसिक सिविक सेंस, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बचपन से ही। मतलब अगर आप बड़े भी हो जाते हैं और अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, है ना, इस केस में क्या कर सकते हो आप? इस केस में क्या कर सकते हो? मान लीजिए आपको बचपन से ही वेपन्स आपके हाथ में दे दिए और आपको ये सिखाया गया कि उस सामने वाले को मारो, है ना। मैं उनके एस्पेक्ट से इमेजिनेशन करके इस चीज़ को सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि इंडिया इज़ द एनिमी, और मैं उनके एस्पेक्ट से अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ तो हम उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? इस केस में हम इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, है ना? हम इस केस में ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या किसी को मारना, किसी को सबसे पहले आप मेरी मदद से समझिए, ठीक है? आप किसी को मार रहे हैं, क्या उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है किसी भी वे में? आप हील हो रहे हैं, आपके एंगर इश्यूज खत्म हो रहे हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है आपका वो बढ़ता जाएगा, वो ग्रीफ जो है बढ़ता चला जाएगा, वेंजेंस बढ़ती चली जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब आप फिर वो ग्रीफ जो है ना एक साथ, जैसे उस विलनेट साहब में मैंने देखा था कि वो ग्रीफ जो है इतना बढ़ता चला जाएगा। आपको हेटेड मिली बचपन से, है ना, लेकिन जब वो आप वेंजेंस को आपके अंदर डाली गई कि हाँ नहीं इसने वो पॉइंट करा गया आपको कि इसने खराब करा था, लेकिन आपने उनको बहुत मारा, है ना। मान लीजिए आपने बहुत इंडियंस को मार दिया, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपको ग्रीफ जो है, जब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक पॉइंट आएगा जब एक पॉइंट आपको मिलेगा उस वॉर के सिनेरियो में भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। क्या होगा? क्या पता आप गलती से अपने ही आदमी को मार दो, क्या पता आप गलती से जिसको आप नहीं मारना चाह रहे थे आप किसी अपने पर्सनल को मार दो, या आपका पर्सनल इंसान मर जाए, है ना, जो आप अब बिल्कुल अवॉइड करना चाह रहे थे। लेकिन उस वॉर के सिनेरियो में आपने किसी को मारा, वो भी आपको आके अटैक करेगा, है ना, बिकॉज यू आर किलिंग समवन। दैट्स नॉट द थिंग कि वो अपने डिफेंस में आपको अटैक नहीं करेगा। सो उसने अगर मारा, तो अगर मान लीजिए आपका पर्सनल इंसान ही मर गया, तब एक पॉइंट आएगा कि तब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि नहीं, ये जो मारना है बेसिकली किसी को हर्ट करना है, इज़ वेरी बैड, है ना। जो फीलिंग ऑफ हर्टनेस है, जो मीडिया में, जो सोशल मीडिया में, जो ये रिजेक्शन की वजह से, जो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो डेवलप हो गया है सबके अंदर, एक हेट्रेड जो डेवलप हो गया है, एक वेंजेंस, एक इंटरपर्सनल जो कन्फ्लिक्ट की वजह से जो एक एंगर इश्यूज डेवलप हो गए हैं चिल्ड्रंस के अंदर। अभी अटैक करते हैं लोग, सोशल मीडिया पर अटैक करते हैं लोगों को, है ना, और हेट रेट देते हैं, इतना ज़्यादा अननेसेसरी का हेट रेट जो कोई मतलब ही नहीं है ना, और फिर मारने तक की धमकी आ जाती है। भैया इतना बुरा हो गया आजकल सोशल मीडिया। सो आप खुद ही सोचिए, अगर आप उसको हर्ट करोगे, कल को मान लीजिए वो और बैकफायर होकर आपके ऊपर आ गया, देन व्हाट विल यू डू? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट सब आपको यही सीख के जाना है। तो यहाँ पर ही होगा वो चीज़ भी। सो दिस इज द कंक्लूसिव स्टडी कि आपको वो पॉइंट ना आए, आपको हार्ड वे में ना सीखना पड़े, आपको हार्ड वे में उस बहुत बुरे रास्ते से ना निकलना पड़े। आप उस चीज़ को पहले ही सोच लो कि किसी को मारना कैसे कोई जिहाद हो सकता है, कोई पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, कोई धर्म के नाम पे किसी को, इवन एनिमल्स को भी मैं बोलूँगा कि किसी को मारना, मतलब बलि ईद वगैरह देना, ये सब कैसे हो सकता है। हाँ, फूड चेन की बात अलग है, आई एम ऑल्सो ए नॉन वेजिटेरियन, उसमें एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोडक्शन और भी बहुत सारी चीज़ों का, है ना, लेकिन वो फूड चेन का वो तो चल ही रहा है, वो तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, वो तो आपको मतलब ये लगा लीजिए कि फूड चेन में अगर आप नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, कोई और खाएगा, और अगर वो प्रोडक्शन में ज़्यादा हो गई और आपने नहीं खाया तो वो फिर क्या होगा, वो जो बीन्स हैं जो ज़्यादा पनप गए हैं वो सफ़र करेंगे, है ना, और फूड चेन में आपने कुछ डिसरप्शन कर दिया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। सो उस चीज़ को चलने दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी को हर्ट करा है, अगर आपने किसी को जानबूझ के हर्ट करा है, मारा है, बहुत मतलब आप हेटरेट ज़बरदस्ती का फैला रहे हो, दैट्स द मेजर थिंग कि आपको कंक्लूसिवली आपको ये सोचना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकली या किसी भी तरीके से डायनामिक्स जो है आपकी वल्नरेबिलिटी, आपको डिफेंसिव वे में रहना है बेसिकली,
है ना। आप कोशिश करिए कि आप जितना डिफेंसिव रहेंगे, सामने वाला आपको उतना मतलब अटैक करने की भी कोशिश करे तो आपको डिफेंसिव रहना है ना। मजाक के तौर पे निकाल दो यार, क्या दिक्कत है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है और उसके गुस्से को काउंटर एक्ट करना है लव से। सबसे मेन चीज़ है जो आज के टाइम पे जिस चीज़ की कमी हो रही है इंसानों के अंदर, लोगों के अंदर, एक ग्रेटफुलनेस, एम्पैथी और लव, काइंडनेस। स्टार्ट बिकमिंग फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमेन। वी आर बिकमिंग ह्यूमन टू मैं अपने धर्म के हिसाब से बोल तो राक्षस, और बोलो तो जैसे ह्यूमन के अंदर ही आजकल के टाइम पे ह्यूमन के अंदर ही राक्षस भी हैं और ह्यूमन भी हैं। द्वापर युग में राक्षस अलग अपनी फैमिली में ही रहते थे और ह्यूमन भी एक जैसे एक उसमें रहते थे। सतयुग में तो ह्यूमंस और जो राक्षस था उनका अलग अलग डोमेन था, है ना। सो आप समझिए अब इस चीज़ को कि ये कितना सीरियस होता जा रहा है आने वाले टाइम में। ये मैंने अपने साइड मतलब अपने धर्म की वो दी, आपके धर्म में भी होगा ये सब चीज़ें, है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ए वेरी डिटेल्ड सिनेरियो कि मतलब ये चीज़ बढ़े ना, उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है। आपको ये जो उसका अपोजिट है जो आप फील कर रहे हो, मान लो उस पॉइंट पे आप गुस्सा फील कर रहे हो तो गुस्से का अपोजिट क्या हो सकता है वो आप करिए, वो कोशिश करिए, है ना। आप घृणा महसूस कर रहे हो तो आप अंदर से प्यार लाने की कोशिश करिए, सामने को प्यार दीजिए उसको, है ना। घृणा आ रही है तो वो प्यार ही उसको टैकल करेगा, उसको भी चेंज करेगा और आपको भी चेंज करेगा, है ना। आपके अंदर गुस्सा आ रहा है तो टाइम लीजिए, गुस्सा आता है टाइम लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए और फिर थोड़ा सा लॉजिकल सोच के गुस्से को कैसे भी करके दबाइए। गुस्सा इज़ वेरी मच हार्मफुल इन एनी वे पॉसिबल। उसको दबा के और उसका अपोजिट करने की सोचिए, टाइम दीजिए और चिल करिए, भूल जाइए उस चीज़ को, क्या दिक्कत है ना। किसी और चीज़ में दिमाग लगा दीजिए कुछ सेकंड के लिए, ठीक है ना। सो प्रिवेंटिंग दीज काइंड ऑफ सिनेरियो इज़ वेरी मच क्रूशियल फॉर द सोसाइटी, फॉर योर डेवलपमेंट, for anyone's benefit and for the nature itself. So this is my conclusive study. So thank you, have a nice day. बड़ी हो गई वीडियो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मैं शायद कुकिंग वीडियो भी लाऊँ बीच में एक आधा बार। मैं मतलब अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ इस मंथ, थोड़ा है कुछ चीज़ें जो मैं वर्क कर रहा हूँ अपने स्टार्टअप्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। सो विल फाइंड आउट अबाउट माई लाइफ एंड लेटर विल सी। मेरी हेल्थ भी ठीक ठाक चल रही है, थोड़ी अप डाउन चलते रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़्यादा सोच भी नहीं रहा हूँ उस चीज़ को लेकर। एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। योर होस्ट एंड दोस्त मानव हियर।